नमस्कार। आज क्लास 11 का समाजशास्त्र का छठा चैप्टर समाज में सामाजिक संरचनाएं, स्थिरीकरण एवं सामाजिक प्रक्रिया को चालू करेंगे। समझिए। पहला क्वेश्चन, कृषि और उद्योग के संदर्भ में सहयोग के विभिन्न कार्यों की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। उत्तर, सहयोग को सहचारी सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें व्यक्तियों या समूहों के व्यक्तिगत या सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सबका एक साथ काम करना सम्मिलित है। साथ ही इनमें व्यक्तियों को एकत्रित करने के लिए पुरानुभूति, सहानुभूति तथा योग्यता भी शामिल है। यह व्यक्तियों की मनोसामाजिक एवं शारीरिक जरूरतों की पूर्ति करता है। सरल समाजों में जहाँ अलावा उत्पादन संभव नहीं, वहाँ व्यक्ति तथा समूहों के बीच मदद करने की भावना स्थित थी। यद्यपि पूंजीवादी समाजों के सहयोग की भावना अस्तित्व तो है, तथापि अनेक बार इसे आरोपित किया जाता है। उदाहरण के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अपने प्रतिदिन के कार्य में सहयोग तो करते हैं, लेकिन उनके संबंधों के हित किसी निश्चित संघर्ष से परिभाषित होगा। सहयोग की अवधारणा मनुष्य के व्यवहारों से संबंधित निश्चित अनुमानों पर आश्रित है। दुर्खाइम के अंतर्गत श्रम विभाजन की भूमिका, जिसका अर्थ सहयोग है, संक्षिप्त रूप में समाज की निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति है। जो समाज कृषि प्रधान है, वहाँ के व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर हैं, साझा उद्देश्य के लिए सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। गाँव में व्यक्तियों का एक समूह, जैसे कि लोहार, कृषि कार्य के लिए औजार, उपकरणों आदि इत्यादि की व्यवस्था करता है। अन्य समूह दुकानदार की तरह काम करते हैं और खाद, बीज, कीटनाशी की व्यवस्था करता है। व्यक्तियों का अन्य समूह खेतों में बीज बोने का कार्य करते हैं, फसल काटने के अवसर पर फसलों को काटते हैं तथा अन्य क्रियाकलाप भी करते हैं। कृषक उद्देश्यों की प्राप्ति अकेला नहीं कर सकता। इस तरह औद्योगिक संचालन के क्षेत्र में विशेषज्ञता की जरूरत है। समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मजदूर तथा प्रबंधन को एक दूसरे पर आरोपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या सहयोग हमेशा स्वैच्छिक अथवा बलात् होता है? यदि बलात् है तो क्या मंजूरी प्राप्त होती है अथवा मानदंडों की शक्ति के कारण सहयोग करना पड़ता है? उदाहरण से चर्चा करें। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष के आपसी संबंध ज़्यादातर जटिल होते हैं। ये आसानी से पृथक नहीं किए जा सकते। यह समझने के लिए कि सहयोग और संघर्ष किस तरह अनुलग्नित हैं तथा बाह्य एवं शैक्षिक सहयोग में क्या अंतर है, में औरतों के संपत्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। बेटियों के संपत्ति पर अधिकार के ज्ञान के बावजूद भी वे जन्म से परिवार में संपत्ति का संपूर्ण साझा अधिकार का दावा करने से असमर्थ हैं। वजह यह है कि वे डरती थी कि ऐसा करने से भाइयों के साथ उनके संबंधों में विरोध हो जाएगा। इस तरह बेटियों के अपने जन्म से परिवार की सदस्यों के साथ सहयोग स्वैच्छिक नहीं है, यह मौलिक रूप से आरोपित है। यदि बेटियां अपने जन्म से परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध का कायम रखना चाहती है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। सहयोग को सभी समाजों के सार्वभौमिक अभिलक्षण के रूप में समझा जा सकता है तथा इसकी व्याख्या समाज में रह रहे तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाशील मनुष्यों के बीच अपरिहार्य अंतःक्रिया के रूप में की जा सकती है। संघर्ष परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत, जहाँ समाज जाति वर्ग के आधार पर विभाजित होता है, वहीं कुछ समूह सुविधा वंचित हैं और वह एक दूसरे के प्रति भेदभाव
मूलक स्थिति का पालन करते हैं। प्रभावशाली समूहों में ये स्थिति संस्कृति मानदंड ज़्यादातर जबरदस्ती या हिंसा द्वारा भी पैदा की जाती है। कार्यवादी परिप्रेक्ष्य के समाज के संदर्भ में सहयोग का समग्र रूप से व्याख्या किया गया है। प्रकार्यवादी का सरोकार मुख्य रूप से समाज में व्यवस्था की आवश्यकता है, जिन्हें कुछ प्रक्रियात्मक अभिबाध्यताएँ कहलाती हैं। समाजशास्त्री अध्ययनों द्वारा यह दर्शाया गया है कि किस तरह प्रतिमान मानदंड समाजीकरण के प्रतिरूप विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था के सुनिश्चित करते हैं, जो समाज के अस्तित्व के लिए प्रक्रियात्मक अनिवार्य है। क्या आप भारतीय समाज के संघर्ष के विभिन्न उदाहरण ढूंढ सकते हैं? प्रत्येक उदाहरण में वे कौन से कारण थे जिसने संघर्ष को जन्म दिया? चर्चा कीजिए। इनमें वे सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। अस्तित्व में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विपरीत कार्य करते हैं। अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए यह एक सचेत प्रक्रिया है। संघर्ष एक विघटनकारी सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति या समूह को ऐसा लगता है कि दूसरों की रुचि उसके समान है। दोनों एक दूसरे का संपर्क साधने के प्रयत्न करते हैं। समूहों के मध्य विद्यमान संघर्षों के अन्य सामाजिक संगठनात्मक प्रक्रियाओं का सहयोग मिलता रहता है। ये प्रक्रियाएं दोनों पक्षों को कठोर बनाती है, जिससे अंततः समूह का केंद्रीकरण होता है। इसका परिणाम समान विचारधारा वाले दलों का गठबंधन है, जिससे दोनों दलों का भय बढ़ जाता है। इसका संबंध वर्ग, धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति और इसी तरह अन्य से है। ऐसे संघर्षों की वर्णन संरचनात्मक समूहों और व्यक्तिगत स्तर पर की जा सकती है। भारतीय समाज में संरचनात्मक अवस्थित में गरीबी और उच्च दर, सीमित राजनीतिक तथा सामाजिक आर्थिक सामाजिक स्थिरीकरण, समानता अवसर शामिल है। व्यक्तिगत स्तर पर विचार, पूर्वाग्रहिक अभिवृत्ति, व्यक्तित्व मुख्य निर्धारक है। भारत में हाल के वर्षों में सांप्रदायिक वर्ग, जमीन, पहचान और भाषा विवादों से संबंधित संघर्ष सामान्य बताता जा रहा है। अगला क्वेश्चन, संघर्ष को किस प्रकार कम किया जा सकता है? इस विषय पर उदाहरण सहित निबंध लिखिए। संघर्ष को प्रत्येक समाज का अभिन्न अंग माना जाता है तथा यह विघटनकारी प्रक्रिया है। चूँकि केंद्र बिंदु परिस्थिति जो कार्य रखने की है, इसलिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का ऐसा समझा जाता है कि अधिकतर विवादों में बिना पर्याप्त कष्ट के उनका समाधान ढूंढ लिया जाता है। यदि संघर्ष के कारणों की जानकारी हो तो उनका निर्धारण हो सकता है। संघर्ष समाधान के लिए असंख्य सामाजिक प्रक्रियाएं प्रचलन में हैं, जैसे आत्मसातकरण, व्यवस्थापक आरोपित सहयोग की स्थापना। संघर्ष का चतुराई से भी समाधान किया जा सकता है। उनमें कुछ इस प्रकार है। समझौते के बातचीत, संघर्ष को समझौते की बातचीत तथा तृतीय हल की मध्यस्थता के द्वारा समाधान किया जा सकता है। समझौते की बातचीत या संबंध दो तरह से संप्रेषण से है, ताकि संघर्ष की स्थितियों में समझौते तथा पहुंचा सके जा सके। जंगी समूह पारस्परिक स्वीकार योग्य हल ढूंढने की कोशिश कर संघर्ष का समाधान कर सकते हैं। कभी कभी समझौते की बातचीत के द्वारा संघर्ष को खत्म करना मुश्किल होता है। उस स्थिति में तृतीय पक्ष द्वारा मध्यस्थता और पंच फैसले की जरूरत पड़ती है। पंच फैसला में दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात तृतीय पक्ष को फैसला सुनाने का अधिकार प्राप्त है।
दोनों पक्षों को प्रासंगिक विवाद पर चर्चा करने और स्वैच्छिक समझौते पर पहुंचने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। क्या यह संभव है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? यह ऐसे समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि संघर्ष प्रत्येक समाज का अभिन्न अंग है। इस प्रकार व्यक्ति विभिन्न संदर्भों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। प्रायः सभी तरह की सामाजिक स्थितियों में सहयोग और संघर्ष व्यवहार की विशिष्टताएं हैं। जब समूह साझा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य करते हैं तो हम इसे सहयोग करते हैं। जब समूह अधिकतम लाभ के लिए कोशिश और स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करते हैं तो संघर्ष का घटित होना अनिवार्य है। लेकिन सभी तरह की सामाजिक अंतःक्रियाओं में प्रोत्साहन तथा प्रतिस्पर्धा सम्मिलित है। प्रतियोगिता लक्ष्य को इस तरह निर्धारित किया जाता है कि यदि अन्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के असफल रहते हैं तो उन प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को ही प्राप्त कर सकता है। कई बार संबंध उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत समूहों और व्यक्तियों के अवस्थिति विविध और असमान रहती है, लेकिन हमें याद रखना जरूरी है कि प्रतियोगिता जो एक विघटनकारी सामाजिक प्रक्रिया है वह सामाजिक संरचना का समग्र भाग भी है। समाज में यह किसी समाज का समग्र और अनिवार्य भाग है। अतः हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जहाँ प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा नहीं है। समाज का स्वरूप कम प्रतियोगी का उच्च प्रतियोगी से हो सकता है, परंतु प्रतिस्पर्धा के बिना समाज का अस्तित्व असंभव है। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ।